मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। इतने गरीब कि जहाँ 2 वक़्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी और पहनने के लिए लोगों की उतरन। ऐसे में ज़रूरतें तो पूरी नहीं हो पाती थी, तो मैं अपने शौक़ कहाँ से पूरी करती? मेरा दिल इस गरीबी से बहुत ऊब चुका था। ऐसे में जब मुझे किसी लड़के ने प्रपोज़ किया, तो मैंने तुरंत ही हाँ कर दी, क्योंकि मैंने सुना था कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत तोहफ़े देते हैं। लेकिन बदले में वो भी हमसे कुछ चाहते हैं, ये मैं नहीं जानती थी। मैंने भी लालच में आकर उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और अब वो मुझे रोज़-रोज़ नए-नए कपड़े और गहने देता। एक दिन जब मैं घर पर अकेली थी, तो वो मेरे घर पर आ गया और आज तक के दिए सारे तोहफ़ों की भरपाई माँगने लगा और अपनी और मेरी वीडियो बनाने लगा। जब मैंने मना किया, तो उसने मेरा नाम प्रिया है, मेरी उम्र 20 साल है। कॉलेज जाते हुए जब भी मेरी नज़र उस दुकान पर पड़ती, तो मेरा दिल बेचैन होने लगता था। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगते। हमारे मोहल्ले में अभी जल्द ही एक कपड़े की बड़ी-सी दुकान खुली थी। इस छोटे से बाज़ार में खुलने वाली यह दुकान पूरे बाज़ार में अलग ही लगती थी। शीशे के दरवाजे लगे हुए थे। बड़ी-सी दुकान थी, जहाँ फैंसी जोड़ों की भरमार थी। एक से एक बढ़कर एक फैंसी जोड़ा सजाकर रखा गया था। बाहर शीशों से ही वह जोड़े मेरी नज़रों का केंद्र बन जाते थे और मैं गहरी और ठंडी आहें भरती थी। आज भी जब मैं वहां से गुजरी, तो सामने बेबी पिंक कलर की फैंसी क्रॉप टॉप पर मेरी नज़र टिकी, तो हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं पाई। तेजी से चलते हुए मैं उस दुकान के बाहर खड़ी हो गई, जहाँ शीशे से नजर आने वाली उस फैंसी क्रॉप टॉप ने मेरे होश उड़ा दिए थे। बड़ी हसरत भरी नज़रों से मैं उस क्रॉप टॉप को देख रही थी, जो यकीनन मेरी औकात से बाहर था, क्योंकि जिस घर से मेरा ताल्लुक था, मैंने आज तक अपने खानदान की अमीर घरों की लड़कियों की उतरन ही पहनी थी। मुझे याद नहीं कि कभी त्योहार पर भी मम्मी ने मुझे नया जोड़ा लाकर दिया हो। वह यही कहती थी कि तुम्हारी मौसी की बेटी जूही का ये नया जोड़ा है, तुम्हारी मौसी ने दिया है। कह रही थी जूही ने इसे बस थोड़े दिन ही पहना है, प्रिया से कहना कि यह त्योहार पर पहन ले। मैंने अपने मुंह बिगाड़ा और कहा, मम्मी, कभी मुझे भी त्योहार पर नए कपड़े ला दिया करो। इस बार मुझे नहीं पहननी किसी की भी उतरन। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहने लगी, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। तेरा बाप पैसा ईमानदारी से कमाकर लाता है। पूरा दिन बेचारा मेहनत करता है। बस इतना ही कमाता कि इज्जत की 2 रोटी हम खा लेते हैं। कम से कम किसी के आगे भीख तो नहीं मांगनी पड़ती। और एक तू है, तेरे नखरे खत्म नहीं होते। मैंने कहा, मम्मी, यहाँ भीख नहीं तो क्या है? और कभी चाची की बेटियों की उतरन, कभी मौसी की बेटियों की उतरन, तो कभी अपनी सहेलियों की बेटियों की उतरन। क्या मैं सिर्फ उतरन पहनने के लिए ही पैदा हुई हूँ? मुझे नहीं चाहिए किसी के भी कपड़े। ऐसा करो, ये दोनों छोटी बहनों को ही दे दो। और फिर मैं गुस्से से कमरे से बाहर निकल आई। हमारा छोटा सा घर था, जहाँ बस 2 ही कमरे थे। कोई मेहमान आता तो आंगन में कुर्सियाँ टेबल रखकर हम मेहमानों को बैठाते थे, और कभी-कभी जब वो लोग रुक जाएं, तो कुछ लोगों को तो घर के बाहर चारपाई डालकर सोना पड़ता था। एक कमरा हम बहनों का था और एक मेरे मम्मी-पापा का। मेरी 3 छोटी बहनें हैं। हम सभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में। रोज कॉलेज से बस से वापसी आती हुई मेरी बस मुझे यहाँ बाजार में उतारती थी। वहाँ से मुझे पैदल गलियों में से जाकर अपने घर जाना पड़ता था, क्योंकि मेरा घर बहुत ही तंग गलियों में था। वहाँ पर बस का जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन बाजार से गुजरते हुए मेरी नजरें वहाँ पर मौजूद दुकानों पर पड़ती थी। कभी ज्वेलरी की दुकान पर, तो कभी मेकअप की दुकान पर, तो कभी कपड़ों की दुकानों पर। जब से यह नई दुकान खुली थी, मैं तो सारी दुकानों को भूल ही गई थी। काफी बड़ी जगह पर यह दुकान बनी हुई थी, या यूं कहे कि एक बड़ा सा शोरूम था ये, जिसके अंदर
ज्वेलरी, फैंसी कपड़े, बहुत कुछ मौजूद था। वह सब जो मेरा ध्यान खींच लेता था। मैं बड़ी हसरत से फैंसी गाउन, कभी क्रॉप टॉप, साड़ी देखती रहती थी। तभी एक दिन शीशे के अंदर की तरफ एक क्रॉप टॉप लगा हुआ था और मैं बाहर से उस पर हाथ फेर रही थी। मैं अपनी सोच में गुम थी कि अचानक मेरे कानों में किसी मर्द की आवाज आई। क्या देख रही हैं मैडम? अंदर आइए, मैं आपको और भी वैरायटी दिखा देता हूँ। बाहर से देखने से अंदाजा थोड़ी होता है। शायद वह इस दुकान का मालिक था। मैंने पलटकर देखा तो वह लगभग 28 साल का नौजवान था। काफी खुश शक्ल थी, काफी हैंडसम था। काले बाल, नीली आंखें, चौड़ी छाती थी उसकी। मैं तो उसे देखकर देखती ही रह गई थी। मैंने शक पकाते हुए उससे कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही देख रही थी। वह कहने लगा, अंदर आइए, मैं आपको और भी अच्छी वैरायटी दिखाता हूँ। नहीं, मुझे अभी जरूरत नहीं, बस यहाँ मुझे अच्छी लगी थी। वैसे इसकी कीमत क्या है? मैंने ऐसे ही पूछ लिया। वह कहने लगा, वैसे तो यह 20,000 का है, लेकिन मैं आपको कम करके दे दूंगा। यह बात उसने अपनी एक आंख दबाकर की थी, लेकिन मेरे पास तो जेब में 25-30 रुपए भी नहीं थे। मैं तो बस अपने दिल बहला रही थी। मैंने एक ठंडी गहरी सांस भरी और कहा कि मुझे नहीं लेना है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं फिर कभी आऊंगी। मैंने तो अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नौजवान कहने लगा, आप अंदर तो आइए मैडम, मेरे पास कम कीमत के भी बहुत ही बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत वैरायटी मौजूद है। मेरे दिल में लालच आ गया कि चलो देख लेने में क्या हर्ज है। ले तो मैं सकती नहीं हूँ, लेकिन देख तो सकती हूँ। चिलचिलाती धूप में बार बार मेरे माथे से पसीना बह रहा था, जिसे मैं हाथ में पकड़े रुमाल से साफ कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं उस दुकान के अंदर दाखिल हुई तो एसी की ठंडक ने मुझे अंदर तक सुकून दिया था। वह कहने लगा, बड़ी गर्मी है बाहर, आइए बैठिए। इस वक्त उसकी दुकान पर कोई भी न था। मैं सामने कुर्सी पर बैठ गई। वहां मुझे अलग अलग किस्म के खूबसूरत खूबसूरत कपड़े दिखाने लगा, एक से बढ़कर एक कपड़ा। यह देखकर मेरा जी चाहा सारे कपड़े खरीद लूं, लेकिन हम गरीबों के पास बस हसरत भरी नजरें ही रह जाती हैं, ठंडी आहें भरने के लिए, जो मैं उस वक्त उन कपड़ों को देखकर भर रही थी। एक से एक बढ़कर एक फैंसी कपड़ा देखकर मैं उन्हीं में गुम होकर रह गई थी। मेरे होश उस वक्त बड़े मेरे होश उस वक्त उड़े जब उस नौजवान ने एक सुर्ख लाल रंग का दुपट्टा मेरे सर पर उड़ा दिया। मैं एकदम से चौंक गई। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, सामने आईना भी है, देखिए यह रंग कितना जच रहा है आप पर, बड़ी प्यारी लग रही है। मेरी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी तो सच में मैं बहुत हसीन लग रही थी। मैंने वह दुपट्टा अपने सर से उतारकर वापस रख दिया। मैंने कहा कि इसकी क्या कीमत है? वह कहने लगा, आप जितने भी दे दो, मैं खामोशी से रख लूंगा। मैं उसकी बात सुनकर कुछ हैरान हुई। मैंने कहा, नहीं, आप मुझे इसकी कीमत बता दें, अगर मेरे पास पैसे हुए तो मैं ले लूंगी। वह कहने लगा, आप कीमत को पीछे छोड़ दो, इस जोड़े को देखकर लगता है यह आपके लिए ही बना है, इसलिए आप जो देंगी मैं खामोशी से रख लूंगा। मैंने कहा, और अगर मैं मुफ्त में ले जाऊं तो? मेरी बात पर वह खिलखिलाकर हंसने लगा और फिर उसने जो किया उसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। उसने वह पैक कर दिया और थैले में डालकर मुझे थमा दिया। कहने लगा, ले जाइए, आप जैसी हसीन लड़की के लिए मेरी तरफ से तोहफा। ये सुनकर मैंने फौरन से उसका थैला वहीं रखा और दुकान से बाहर निकल गई। मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। तेजी से कदम बढ़ाते हुए मैं घर पहुंची थी। घर आई तो मम्मी का वही रोज का ड्रामा कि थोड़ा थोड़ा खाना खाया करो, मुझे इस खाने से रात का गुजारा भी करना होता है। फिर तुम्हारे पापा आते हैं तो ढंग की चीज भी नहीं मिलती उन्हें रखने के लिए। मेरी छोटी बहनें स्कूल से वापस आ चुकी थी और मम्मी खाना खाते वक्त वही रोज की चेतावनी दे रही थी
कि कम खाया करो। हम 4 ही बहनें थीं, भाई कोई नहीं था। और इस बात का ताना भी तकरीबन रोज ही मम्मी हम लोगों को सुना दिया करती थी। क्या होता तुम में से अगर कोई एक लड़का होता, हमें भी अपने बुढ़ापे की कोई चिंता ना होती, जैसे हम अपनी मर्जी से पैदा हुए थे। मेरे पापा का कहना था कि हमेशा इतना ही पैर फैलाओ जितनी की चादर है, लेकिन हमारी चादर बरसों से बस इतनी ही थी कि बस 2 वक्त की रोटी ही खाकर सोते थे। यह अलग बात है कि पेट भर कर, बाकी अपनी जरूरतों के लिए हमें दूसरों का मुंह देखना पड़ता था। मेरे बड़े पापा और पापा दोनों ही गवर्नमेंट के किसी छोटे पद पर थे। इतनी बड़े पापा की तनख्वाह नहीं थी जितनी उनकी ऊपरी आमदनी होती थी। घर में हर ऐशो आराम मौजूद थे, लेकिन एक मेरे पापा थे, सारी ईमानदारी इन्हीं पर खत्म होती थी। मजाल है कभी अपनी तनख्वाह से 1 रुपए भी ऊपर लिया हो इन्होंने। मैं मम्मी से कहती थी कि पापा क्यों अपनी नौकरी का फायदा नहीं उठाते, बड़े पापा भी तो हैं उसी पोस्ट पर। उनके घर में तो ऐसी तंगी नहीं है जैसी हमारे घर पर है। मेरी माँ कहती कि हमें हराम की कमाई नहीं खानी, बस अपनी जिंदगी तंग कर लेनी है। मेरा दिल चाहता था कि कोई अनहोनी हो जाए या कोई करिश्मा हो जाए, मैं अपने घर से निकलकर एक बड़े से आलीशान घर पर पहुंच जाऊं और उस अजनबी नौजवान को देखकर मेरा दिल पहली बार अनजानी सी ख्वाहिश कर बैठा था। आज जब मैं घर पहुंची तो सीधा अपने कमरे में चली गई। उस नौजवान की बातों से मेरे अंदर हलचल सी मच गई थी। कमरे में जाकर पहले तो मैंने अपनी जोर से धड़कती हुई धड़कन को सुकून दिया कि सामने मम्मी का पुराना ड्रेसिंग टेबल पड़ा था। उसमें लगे आईने पर जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझे पहली बार अपना चेहरा हसीन लगा। सच में आज से पहले तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया था। मेरी रंगत सफेद थी, नैन नक्श भी बड़े प्यारे थे, बाल भी कमर तक लंबे थे। बस यह गरीबी थी जिससे मैं मार खाती थी, वरना मुझ में कोई कमी ना थी। अब तो जब भी मैं कॉलेज से वापसी उस बाजार से गुजरती तो वह नौजवान अपने दुकान के बाहर खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। मैं फौरन शर्माकर घर आ जाती, मगर सुबह कॉलेज जाते हुए मेरी तीनों बहनें मेरे साथ ही होती थी। वह मोहल्ले में ही अपने एक गवर्नमेंट स्कूल में चली जाती और मैं बस स्टॉप पर खड़ी अपनी बस का इंतजार करने लगती। मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी डिग्रियां ही मुझे इस गरीबी से छुटकारा दिला सकती है। एक दिन मैं वही बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी जब मैंने उसी नौजवान को देखा। हालांकि उस वक्त बाजार बंद होता था। फिर वह नौजवान उस बस स्टॉप पर क्या कर रहा था। जैसे ही मेरी नजर उसकी नजरों से टकराई, वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने फौरन से अपनी नजरें हटा ली। उसी वक्त मेरी बस आ चुकी थी। मैं बस पर सवार हुई तो वह भी मेरी ही बस पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं अपने कॉलेज के लिए बस से नीचे उतरी तो वह भी मेरे पीछे पीछे चला आया। यह देखकर मैं कुछ घबराई हुई थी। वह गली भी सुनसान थी। थोड़ा दूर जाकर कॉलेज की लड़कियां नजर आती थी। जैसे ही मैं बस से उतरी तो वह तेज कदम उठाता हुआ मेरे बराबर में चलने लगा। कहने लगा, मेरा नाम रितेश है। जिस दुकान पर मैं आपसे मिला था वह मेरी अपनी दुकान है। मेरा इरादा तो ज्यादा पढ़ाई करने का था, लेकिन हाई स्कूल पढ़ते ही मेरे पापा ने मुझे दुकान पर बैठा दिया। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी कि यह सारी बातें मुझे क्यों बता रहा है। मैंने कहा, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? यह सुनकर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप मुझे अच्छी लगती हैं, इसीलिए। मैंने कहा, देखिए मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वह कहने लगा, मैं भी शरीफ किस्म का लड़का हूँ, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूँ। आपके सिवाय मुझे कुछ और दिखता ही नहीं। यकीन करें, वह जोड़ा मैंने आपके लिए अभी तक संभाल कर रखा है। आप मेरी दुकान पर कब आएंगी? मैंने उसे अब भी कोई जवाब नहीं दिया, बस यह कहा कि वह मेरा पीछा ना करे। यह कहकर मैं तेज कदम बढ़ाते हुए अपने कॉलेज की तरफ चली गई। उस दिन मैंने संजीदगी से सोचा था,
उस दिन मैंने संजीदगी से सोचा था कि वह लड़का मुझसे मोहब्बत करने लगा है और है भी अमीर, इतनी बड़ी दुकान का मालिक है। मुझे किस्मत इतना अच्छा मौका दे रही है, तो मुझे किस्मत आजमा लेनी चाहिए। अब जब भी वह मुझे मुस्कुराकर देखता, तो मैं भी मुस्कुराने लगती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी उस लड़की से दोस्ती हो गई। मैं जब भी कॉलेज से वापस आती तो सीधा उसकी दुकान पर चली जाती। वह पहले सारे ग्राहकों को निपटाता था। जब मैं अकेली उसकी दुकान पर रह जाती तो वह कभी मुझे कानों में पहनने के लिए झुमका दे देता, तो कभी कोई अंगूठी। एक दिन उसने मुझे एक जोड़ा भी दे दिया था, जिसे मैंने अपनी अलमारी में छुपा कर रखा था। उसकी दुकान पर कम कीमत के कॉटन के कढ़ाई वाले जोड़े भी थे। उनकी कीमत 2-2.5 हजार रुपए थी। एक बार उसने खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दिया और कहने लगा, यह मेरी तरफ से रख लो। मैंने कहा, मेरी मम्मी पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी? इतने कपड़े कहाँ से आते हैं? मैंने तो हमेशा से दूसरों की उतरन। यह कहने के बाद मैं एकदम से चुप हो गई थी। मैं उसे नहीं बताना चाहती थी कि मैं हमेशा दूसरों की उतरन पहनती आई हूँ। मेरी अधूरी बात को उसी ने पूरा किया। कहने लगा, कह देना कि तुम्हें तुम्हारे किसी दोस्त ने तोहफे में दिया है। यह सुनकर मैं खुशी खुशी वह कपड़े लेकर घर चली आई। अब उस लड़के की मुझ पर बहुत उपकार बढ़ने लगे थे। एक बार उसने मेरे हाथ में मोबाइल थमा दिया। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि जो मोबाइल उसने मुझे दिया था वह कम से कम 40,000 रुपए से कम नहीं था। कहने लगा, इसे रख लो। मैंने कहा, यह मैं क्या करूंगी? वह कहने लगा, रात को मुझसे बातें किया करना। मैंने भी वह रख लिया। फिर यह सिलसिला हम दोनों के बीच चल निकला। मैं उससे फोन पर बातें करने लगी। हम दोनों के बीच में इकरार मोहब्बत भी हो चुकी थी। लेकिन अब वह मुझसे फरमाइशें करने लगा। कभी कहता कि जो कपड़ा मैंने तुम्हें दिया है मुझे पहन कर दिखाओ। कभी कहता कि इस बार मैं तुम्हें एक फैंसी गाउन देना चाहता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। 3 महीने में पहली बार उसने यह फरमाइश की थी। मैंने कहा कि तुम जानते हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं बदले में तुम्हें कुछ तोहफा दे सकूं। तो वो मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें मुझे कुछ देने के लिए पैसों की क्या जरूरत? उसकी ये बात मुझे समझ नहीं आती, लेकिन उसकी शक्ल पर शरारत जरूर उभर आती। तभी वह कहने लगा कि बस जब तुम घर पर अकेली हो तो मुझे बुला लेना, यह जोड़ा पहनकर मुझे दिखा देना। मैंने कहा, ऐसा कैसे मुमकिन है? वह कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, कुछ भी करो प्रिया, मुझे तुम्हें अपनी पसंद के कपड़ों में देखना है। उसकी यह बात सुनकर मैं परेशान हो गई, लेकिन टाल भी नहीं सकती थी। एक बार मेरी मम्मी अपनी सहेली के घर पर गई हुई थी। घर में छोटी बहनें थी। मैंने सोचा कि आज मैं रितेश को घर पर बुला लेती हूँ। मैंने अपनी छोटी बहनों को बहाने से उनके दोस्त के घर भेज दिया और कहा कि कम से कम 2 घंटे बाद ही वापस लौटना। वह खुशी खुशी चली गई। मैंने फोन करके रितेश से कह दिया, इस वक्त मैं अपने घर पर अकेली हूँ। यह कहना ही था कि वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर घर पहुंच गया। कहने लगा, यह सब तुम्हारे लिए है। जब मैंने वह थैला खोलकर देखा तो उसमें वही बेबी पिंक कलर का क्रॉप टॉप था। वह देखकर तो मेरी आंखें चमक उठी। वह मुझे खुश देखकर मेरे करीब आकर कहने लगा, जल्दी से पहन कर दिखाओ। मैंने वह गाउन पहन ली। मुझे देखकर वह अपनी आंखें झपकाना ही भूल गया। उसने कुछ तस्वीरें मेरे साथ खींचने शुरू कर दिए। मैंने कहा, यह क्यों खींच रहे हो? कहने लगा, बस मेरे पास सुरक्षित रहेंगी। उसने मेरे साथ एक वीडियो भी बनाई। उस वक्त वह मेरे बहुत करीब खड़ा था। उस वक्त हम दोनों घर पर अकेले थे, इसलिए मेरा दिल बुरी तरह से बेचैन हो रहा था। मैं फौरन से पीछे हट गई। मेरे यूं पीछे हटने पर उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया और जेब में रख लिया और कहने लगा, प्रिया, अब तुमसे दूर रहना मुझे बहुत ही मुश्किल लगने लगा है। और उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम अपना रिश्ता मेरे लिए क्यों नहीं भेज देते? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और फिर वो मेरे हाथ से अपने दिए हुए कपड़े लेकर साइड में रख दिए और मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। मैंने उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे किया। फिर वो कहने लगा, मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं मानेंगे रितेश? मैं तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं हो सकती।
मेरी मम्मी मुझसे कह चुकी हैं कि 12वीं पढ़ते ही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मेरी बात सुनकर वह परेशान हुआ। कहने लगा, मुझे कुछ वक्त तो दो, मैं अब उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। तुम मेरा इंतजार करना, मैं सबको राजी कर लूंगा। यह कहकर वह रुका नहीं था, फौरन वापस चला गया। कुछ घंटे बाद जब मम्मी अपनी सहेली के घर से वापस आई तो बहुत खुश थी। उन्होंने एक जोड़ी नया लहंगा दिया और कहने लगी, तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए यह भेजा है। मुझे यह देखकर हैरत हुई। हालांकि यह ख्याल आंटी को कैसे आ गया, वरना वह तो हमेशा मुझे उतरन ही भेजती थी। इसके बाद जो खबर मम्मी ने मुझे सुनाई, मेरे तो होश उड़ गए। कहने लगी, तुम्हारी आंटी ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। यह सुनकर मैंने हैरत से मम्मी को दिखा था। हालांकि मम्मी की सहेली के बस एक ही बेटा था और वह भी शादीशुदा था। वह मुझसे काफी बड़ा भी था। मैंने कहा, मम्मी, आंटी का कौन सा बेटा है, राहुल भाई के अलावा? मम्मी कहने लगी, अरे हाँ, अपना राहुल ही तो है। मम्मी की बात सुनकर मेरे चेहरे की रंगत उड़ गई थी। मैंने कहा, मम्मी, आप होश में तो हो? राहुल भाई शादीशुदा है। मम्मी कहने लगी, अरे उसकी बीवी बड़े नखरे वाली है। 2 साल में ही राहुल ने उसे तलाक दे दिया है। यह सुनकर मैं अपने होश खो बैठी थी। हालांकि मैं जानती थी कि ज्योति भाभी बहुत अच्छी थी। आंटी के बच्चे ही बड़े बदतमीज थे। राहुल भाई तो ज्योति भाभी पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटते थे। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं किसी हाल में राहुल भाई से शादी नहीं करूंगी। मेरे इनकार को सुनकर मम्मी भड़क उठी। कहने लगी, अरे महीने के लाखों कमाता है राहुल, मुझे तो अपनी किस्मत पर खुश होना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मैं राहुल भाई से शादी नहीं करूंगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। रात को जब मैंने रितेश को फोन किया कि उसे बता सकूं कि मैं किसी मुसीबत में फंस गई हूँ, जल्द से जल्द अपना रिश्ता भेजे, तो उसका फोन बंद आ रहा था। हालांकि वह रोज रात को मुझसे बात करता था। आज तक उसका फोन कभी बंद नहीं हुआ था। मैं बेहद परेशान हो गई। अगले रोज मैं बाजार चली गई, लेकिन आज उसकी दुकान पर कोई 60 साल का आदमी बैठा हुआ था। शायद वो रितेश के पापा थे। इसलिए मैं मायूस होकर घर लौट आई। मैंने रितेश को बहुत फोन किया, लेकिन उसका फोन लगातार बंद था। जब भी मैं उसकी दुकान पर जाती तो रितेश की जगह उसके पापा होते। मैं कुछ देर वहां दुकान से बाहर खड़ी रहती। एक बार मैं दुकान के अंदर चली गई। वह कहने लगी, आपको क्या चाहिए बेटा? रोज आप मेरे दुकान के बाहर खड़ी रहती हैं। मैंने कहा, अंकल, मैं आपकी दुकान से एक जोड़ा लेकर गई थी। आपका बेटा उस वक्त यहाँ बैठा था। 2000 नोट का उसके पास चेंज नहीं था, इसलिए उसने कहा था कि वह मुझे पैसे बाद में दे देगा। मैं रोज उसे देखने आती हूँ ताकि अपने पैसे वापस ले सकूं। वह कब वापस आएगा? मेरी बात सुनकर उस शख्स ने हैरत से मुझे देखा और कहने लगा, मेरा बेटा? मेरा तो कोई बेटा यहाँ नहीं बैठता। क्या सुनकर यह सुनकर मैंने हैरत भरी निगाहों से अंकल को देखा और कहा, रितेश आप ही का तो बेटा है ना? वह इसी दुकान पर बैठता था। यह सुनकर वह शख्स ने कहा, वह लड़का तो मेरा नौकर था। पिछले कुछ महीनों में उसने मेरा लाखों का नुकसान किया है। पैसों की अलग से हेरफेर की है। उसे मैंने नौकरी से निकाल दिया है। तुम बताओ, तुम्हारे कितने पैसे थे? मैं दे देता हूँ। मैं उन्हें क्या बताती? मेरा दिमाग तो सोचने के काबिल ही न था। मैं बुझे दिल के साथ अपने घर पहुंची तो मेरी माँ बेहद गुस्से में खड़ी थी। मेरे पापा भी घर पर मौजूद थे, जो सिर पर पकड़े बैठे थे। सामने बड़े पापा भी मुझे गुस्से से देख रहे थे। मैं हैरान हुई कि आखिर ये सब लोग यहाँ पर क्यों मौजूद है। मेरी माँ आगे बढ़ी और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। तुम मर क्यों नहीं गई? ये सब करने से पहले हमारे एतबार को तूने मिट्टी में मिला दिया है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने क्या किया। मैंने कहा, मम्मी, क्या किया मैंने? तो पापा ने अपना मोबाइल मेरे सामने कर दिया, जिस पर मेरी और रितेश की वीडियो लगी हुई थी। मैं सांस लेना ही भूल गई थी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रितेश ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने अपनी और मेरी वीडियो को वायरल कर दिया था, मुझे बदनाम करके रख दिया था। मेरी मम्मी रोने लगी, मुझे मारने लगी, कहने लगी, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे पास कोई जवाब ना था। रितेश ने मोहब्बत के नाम पर मुझे बहुत गहरी चोट दी थी। वह तो कहता था कि मैं उसकी इज्जत हूँ, वह मेरी खातिर सबसे लड़ जाएगा, लेकिन वह सब झूठ था। 2 दिन के अंदर मेरी शादी राहुल से करा दिया गया।
मेरे माँ-बाप ने हाथ जोड़कर आंटी से विनती की। मेरी किस्मत में शायद उतरन ही लिखी थी, क्योंकि मुझे पति भी अब इस्तेमाल किया हुआ मिला था। राहुल मुझे हर वक्त बदचलन के ताने देता रहता। राहुल को जब गुस्सा आता तो मुझे बहुत मारता। राहुल, ना जाने तूने उस लड़के के साथ कितनी बार मुँह काला किया होगा। मेरा जुल्म बस मोहब्बत थी। मैंने रितेश के साथ कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन मैं बदचलन कहलाई जा रही थी। आंटी ने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया था। 5 साल मैंने राहुल के साथ कैसे काटे, ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन उसके बाद जो गम का पहाड़ मुझ पर टूटा, उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी। राहुल की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसका इल्जाम भी मुझ पर लग गया कि मेरी मनुष्यत से वह मर गया। आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं मायके की दहलीज पर फिर से आकर बैठ गई। मेरे पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने लगी। मेरी 2 छोटी बहनें अब बड़ी हो चुकी थी। वह शादी होने के काबिल थी। दोनों की शादी भी मैंने ही की थी। मेरे माँ-बाप अब भी मुझसे बात नहीं करते थे। मेरे पापा अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो चुके थे। मैं भी अपने माँ-बाप की देखभाल में उम्र गुजारने लगी थी। दोनों ही बीमार रहने लगे थे। कुछ सालों में मेरे माँ-बाप की भी मौत हो गई थी। मैं अकेले घर में रह गई थी। एक बार मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मेरी नज़र सामने दुकान पर पड़ी। मेरी गाड़ी को एक ब्रेक लगा। सामने कपड़े की दुकान पर वही खड़ा था। नज़र का चश्मा लगाए औरतों को कपड़ों की अलग-अलग किस्म की वैरायटी दिखा रहा था। मैंने अपनी आँखों से बहते आंसू साफ किए, गाड़ी पार्किंग में लगाई और उसकी दुकान पर चली गई। उससे बस एक सवाल पूछना था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मेरी उम्र उस समय 33 साल थी और वह लगभग 38 के हो चुका था। मुझे देखकर उसके हाथ में पकड़ा दुपट्टा वही रुका था, जो मेरे बराबर में बैठी औरत को दिखा रहा था। उसने अपने होठों से मेरा नाम पुकारा था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मुझे तुमसे बस एक सवाल पूछना है। उसने अपनी दुकान पर मौजूद नौकर से कहा कि तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। यह कहकर उसने मुझे दुकान से बाहर जाने का इशारा किया और अपने हाथ में स्टिक पकड़ी और लंगड़ाते हुए मेरे साथ दुकान के अंदर मौजूद कमरे में आ गया, जो कुछ ऑफिस जैसा बना हुआ था। सामने कुर्सियाँ और एक टेबल मौजूद थी। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा था। तुम यहाँ कैसे? मैंने हाथ के इशारे से उसे बोलने से रोक दिया। मैंने कहा, मुझे बैठना नहीं है। बस तुमसे एक सवाल पूछना है कि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? बस मोहब्बत ही तो की थी तुमसे। अपना नहीं सकते थे तो इनकार कर देते। बदनाम क्यों किया? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला रितेश? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। झूठ मेरे बाप ने बोला था। मैंने तुमसे शादी की बात जब अपने घर पर की तो मेरे पापा ने साफ इनकार कर दिया। वह मेरा रिश्ता कहीं और पर करना चाहते थे। उस रात मेरे अपने पापा से बहुत बहस हुई। मैं गुस्से से बाहर निकल गया। इत्तेफाक था या मेरी बदकिस्मती, उसी रात मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मुझे पैरों पर फ्रैक्चर हो गया था। मैं चलने फिरने के काबिल नहीं था, इसलिए दुकान पर मेरे पापा आने लगे। झूठ उन्होंने तुमसे बोला था। तुम्हारे बार-बार दुकान पर आने से शायद वह समझ गए थे कि तुम ही प्रिया हो। लेकिन जब तुम्हारी और अपनी वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखी, तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने पापा से बहुत कहा कि वह बदनाम हो जाएगी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कमरे में कैद कर दिया। जब तक मैं कुछ चलने-फिरने के काबिल हुआ, तो मैं मालूम हुआ कि तुम्हारी शादी हो गई है। इसलिए मैं पीछे हट गया। मेरे पापा ने बहुत चाहा कि मैं उनकी पसंद से शादी कर लूं, लेकिन मेरी ना कभी हाँ में नहीं बदली। फिर जब तुम्हारे पति के देहांत की खबर पहुंची, तो मैं सोचता था कि मैं तुम्हें अपना लूंगा, लेकिन तुम लोग तब तक घर छोड़कर जा चुके थे। मुझे बस यह मालूम था कि तुम लोग कानपुर गए हो, लेकिन कानपुर में कहाँ, ये नहीं पता था। मैंने भी वहां पर छोड़ दिया और मैंने यहाँ कानपुर में ही आकर दुकान ले ली। यही काम का सिलसिला शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद थी कभी तो तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन यह नहीं मालूम था कि तुम्हारे इंतजार में एक उम्र ही गुजर जाएगी। प्रिया, मेरा इरादा तुम्हें बदनाम करने का नहीं था। मेरी नियत में खोट होता तो उस वक्त मैं यूं तुम्हारे घर से बाहर नहीं निकल जाता। तुम और मैं उस वक्त घर पर अकेले थे। मैं जो चाहता तुम्हारे साथ कर सकता था।
लेकिन मुझे तुमसे तो मोहब्बत थी। मैं तुम्हें इज्जत से अपनाना चाहता था। लेकिन मेरे लेकिन मोबाइल चोरी होने पर उन चोरों ने हमें बदनाम कर दिया। रितेश की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, मैं आज भी तुम्हारे इंतजार में हूँ। वह आज भी मेरा आशिक है, लेकिन वह बहुत आगे बढ़ चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या फैसला करूँ। क्या मुझे रितेश से शादी कर लेनी चाहिए या अब अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारनी चाहिए? लेकिन तभी रितेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गले से लगा लिया। मैंने भी पुरानी सारी बातें भुला दी और उसे अपना लिया था। एक अरसे बाद ही सही दोस्तों, आज मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई थी। आज मैंने रितेश से शादी करके अपने नए जीवन की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही वीडियो पर अपने अपने कमेंट जरूर करें। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले।